हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दोस्त, झारखंड में जितने सारे एग्जामिनेशन में अभी तक, चाहे वो सीजीएल हो या जेपीएससी हो या पीजीटी एग्ज़ाम हो या अदर एग्जामिनेशंस हो, ओके, इन सभी में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है उन सभी को देखने वाले हैं, अब तक का 2022 तक का। ओके, तो इसमें देखने वाले हैं झारखंड का परिचय और इसका इतिहास। तो इस दो सेगमेंट से हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दोस्त। तो आप धीरज के साथ देखते रहिए कंटिन्यूअसली, ताकि आपका हर तरीके से आप इस सेगमेंट को पूरा कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं मेरे भाई, झारखंड का सामान्य परिचय। ओके, देखो यहाँ से क्वेश्चन को शुरुआत हम लोग लगातार करेंगे और इसे क्लियर करते चलेंगे। तो आप इसे बस वीडियो में बने रहिए और सुनते रहिए मन लगा करके, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांपों का भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि और पहाड़ों की भूमि। तो झारखंड का अर्थ है जंगल की भूमि। तो जरूरी नहीं सारे ऑप्शन को पढ़ूंगा, जो लगेगा जहाँ पढ़ना चाहिए वही पढ़ूंगा, अदरवाइज सबको मैं आंसर बताते हुए चलूँगा। ओके माय डियर, झारखंड झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि है। यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा है? अरुणाचल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो ये बिहार का शुरुआत से हिस्सा रहा है और 46% भाग को लेकर ये अलग हुआ है बिहार से। ठीक है मेरे दोस्त, 46% भाग को लेकर ये अलग हुआ है बिहार से। नेक्स्ट, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? तो सिंपल सी बात है, बिहार से। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, तो हल्का सा आंसर बताते चलूंगा मैं आपको। झारखंड का निर्माण कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा का जयंती है। ओके, तो छोटा सा फैक्ट याद करते हुए चलना, जो फैक्ट होगा उसे मैं बोलते हुए जाऊंगा। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। कब? 11 अगस्त 2000 को। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। तो बिरसा जी के जन्म पर ये झारखंड को आज़ादी मिल गई बिहार से। झारखंड राज्य गठन के समय राज्यपाल कौन था? विनोद चंद्र पांडे। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे और राष्ट्रपति जो थे KR नारायणन थे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ। ये प्राइमरी टीचर 2008 में पूछा गया था। झारखंड एक राज्य बना कब? 15 नवंबर 2000 को बना। झारखंड राज्य किस तिथि में अलग हुई? 15 नवंबर 2000 को हुई दोस्त। भारतीय संघ में राज्य का क्या स्थान था झारखंड का उस समय? और आज भी 28 थे। ओके, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का क्या स्थान है दोस्त? 28। झारखंड की राजधानी रांची है। ओके, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। उप राजधानी क्या है झारखंड का? दुमका है मेरे दोस्त। कहाँ है? दुमका है। झारखंड की उप राजधानी दुमका है। झारखंड में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? दुमका है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसे मैं स्कैप भी कर सकता हूँ दोस्त, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है? जमशेदपुर है खेल राजधानी। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर ही है मेरे दोस्त। औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ काफ़ी फेमस है। झारखंड में से, निम्नलिखित में से झारखंड में से किस स्थान पर उच्चतम न्यायालय है? रांची में है दोस्त। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखो, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन कौन सी है? उर्दू, मुंडारी, कुडुक, संथाली, हो, खोटा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ये सब रखा गया पर जो प्राइमरी भाषा है वो हिंदी है। राजकीय पशु कौन सी है मेरे भाई? ठीक है, तो एलिफेंट है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। झारखंड में आए हाथी ना देखें, ये हो नहीं सकता है। झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो हाथी है। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु हाथी है। झारखंड का राज्य पशु हाथी है। राजकीय पक्षी कौन सी है? इसका नाम है एशियन कोयल। क्या? कुक्कू, कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सी है? कोयल है।
ठीक है। वृक्ष कौन सा है, वो है साल। साल बोले तो सखुआ, साल का वृक्ष से यहाँ बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं। साल के वृक्ष से ही सरना स्थल में जितने जनजाति हैं पूजा करते हैं। साल को बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है झारखंड में। ओके, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा मैं प्रयास करूंगा उसकी स्केप करने का। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है, सागवान, साल, टीक, चंदन। तो सोरिया रोबस्टा किसको बोलते हैं, तो साल को। तो ये साल है ना सखुआ, उसको सोरिया रोबस्टा बोलते हैं। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है, तो वही सखुआ, साल। राजकीय पुष्प कौन सा है झारखंड का, वो है पलाश। पलाश के जब फूल खिलता है झारखंड में तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राजकीय पुष्प है, तो पलाश है दोस्त, वही है, फूल ही पलाश है, आधिकारिक फूल पलाश है। झारखंड के लोगों में कितने जे लगे हुए हैं, 4 जे लगे हुए हैं। ठीक है, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र स्थित है। तो आपको उम्मीद करता हूँ सब अच्छा लग रहा होगा और सब ध्यान से सुनते चलिए। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है दोस्त, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व में। कर्क रेखा झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर गुजरती है, तो वो रांची से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। 5 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, लातेहार में नेतरहाट, लोहरदगा में किसको, रांची में कांके, ओके, और कांके और मांझी, रामगढ़ में गोला से होकर गुजरती है। तो 5 जिले से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है, तो अपने देखा 5 जिलों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा गुजरती है, रांची से होकर गुजरती है दोस्त, 5 जिलों से होकर गुजरती है। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को मैं छोड़ते जाऊंगा। 7-7 बार 18 बार आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। याद रहेगा, 380 463। पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है विस्तार, 463 किलोमीटर। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल पूछा है दोस्त, वही है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 79.70 लाख हेक्टेयर है। 79.70 लाख हेक्टेयर है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्त, वही 79.70 लाख है। ओके माय डियर, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। कितना, 2.42% है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता। पश्चिम बंगाल करता है, यूपी से करता है, उड़ीसा से करता है, एमपी से नहीं करता है। ओके, तो एमपी से नहीं करता है। नेक्स्ट, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्त, 5 राज्यों से बाउंड्री टच करता है झारखंड। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से बाउंड्री टच करता है। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करती है दोस्त, तो 5 राज्य स्पर्श करती है। कितने राज्य, 5 राज्य। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने राज्य, 5 राज्य। झारखंड के पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है, उत्तर में बिहार है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। तो 5 स्टेट हो गए हैं आपके। पूर्व में कौन सा है, बंगाल है। ठीक है, पूर्व में बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिण सीमा के साथ साझा करता है, उड़ीसा है दोस्त। दक्षिण में कौन साझा करता है, उड़ीसा है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है, उड़ीसा के साथ साझा करती है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, ठीक है, उड़ीसा राज्य स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन सा स्थित है, बिहार स्थित है। झारखंड के उत्तर में कौन सा स्थित है, बिहार स्थित है। उत्तर में बिहार है।
उत्तर में बिहार है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। याद हो रहा है ना? तुरंत, फास्ट, रैपिड रिवीजन सीरीज बोल सकते हैं इसे आप। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड का पश्चिम में स्थित है दोस्त। छत्तीसगढ़ और यूपी पश्चिम में है, ठीक है। कौन सा पड़ोसी नहीं है? तो मध्य प्रदेश पड़ोसी नहीं है। बाकी ये यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये सभी क्या है? झारखंड के पड़ोसी हैं। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? नेक्स्ट है मेरे भाई, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, 9। झारखंड पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, 9। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, 9। पश्चिम में स्थित है मेरे दोस्त, याद रहेगा ना? झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो बिल्कुल मजाक वाली क्वेश्चन, 0 के साथ साझा नहीं करती है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो गढ़वा है दोस्त। कौन सा है? गढ़वा है। तो याद करते हुए चलें आप। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिम की सीमाओं को साझा करता है? तो एक तो छत्तीसगढ़ है, दूसरा यूपी है। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 4, 5, 8, 9। तो 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन? उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू, संथाल और कोल्हान। याद रहेगा? यस। जब झारखंड बना था तब उसमें कितने ज़िले थे? जब झारखंड बना था तब उसमें 18 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 18 ज़िले थे। अब सभी ज़िलों का निर्माण देख लीजिए। लातेहार कब बना? 4 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को। सरायकेला खरसावां 2001 को। और ये जो खूंटी और रामगढ़ है ना, खूंटी और रामगढ़, ये 2007 में बना। तो याद कैसे रखोगे? 4, 26, 30 याद रखो। कैसे याद रखोगे? 4, 26, 30। 4, 26, 30। और इधर याद रखो जो जिला है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला। कैसे याद रखोगे? लाते जाम, क्या? लाते जाम, सीमा केला। तो लाते से लातेहार, जामताड़ा, सीमा सिमडेगा और केला से सरायकेला। तो लाते जाम, सीमा केला। और खूंटी रामगढ़ याद रखना। खूंटी राम, क्या? खूंटी राम कब? 12 सितंबर को दोनों बना था, 2007 को। तो याद रहेगा 12 सितंबर 2007 को। और 4, 26, 30 याद रखना उधर 2001 में। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का निर्माण हुआ? तो 6 जिला बने दोस्त। 18, 6, 24। कितने जिले बने? 6 जिला बने। 18, 6, 24। झारखंड में कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं दोस्त। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए ज़िलों का जो निर्माण हुआ वो कौन कौन सा है? अभी देखा आपने, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला। तो लातेजाम, सीमा केला आप देख रहे हो। हाँ, बाकी खूंटी रामगढ़ 2007 में बना। तो झारखंड के 18वां जिला के बाद 4 ज़िले, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में 2000 में कितने ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। और वर्तमान में 24 ज़िले हैं मेरे भाई। झारखंड के कितने ज़िले में लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? 18 ज़िले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है दोस्त। रेड कॉरिडोर बोले तो जहाँ नक्सलाइट का खतरा है। निम्नलिखित में से झारखंड के कौन सी जिला बिहार की सीमा से नहीं टच करती है? तो 10 जिला है मेनली, आप इसे देख लो कौन कौन। शुरुआत झारखंड का जो पश्चिमी इलाका है, गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, फिर आगे चल जाओ संथाल परगना में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, वहाँ से 4 याद रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा 3, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह फिर 3, फिर चले जाओ 4 अंतिम में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ओके। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का क्रम क्या है? तो आंसर देख लो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। ओके, 9th नंबर। 10th, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा कदम सही है? तो चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा 9, कोडरमा, फिर नीचे सीधा रांची डायरेक्टली आ जा रहा है दोस्त। नीचे सी में आंसर उसका सही है, चतरा, फिर नीचे लातेहार, गुमला, सिमडेगा। सीक्वेंस के अनुसार से आप देख लो 10वां। तो सी इसका आंसर सही है।
झारखंड में उपखंडों यानी उप डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो झारखंड गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 33 थी, अब 45 हो चुकी है। तो अब अनुमंडल उसमें थी 33, अब हो चुकी है 45। झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है दोस्त? तो 45 उप विभाजन है मेरे भाई। झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडलों की संख्या 33 थी, अब 45 हो गई है। याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उप भागों के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है, तो आंसर क्या होगा? ढालभूम और घाटशिला। जो पूर्वी सिंहभूम है वो दो पार्ट में बटा हुआ, कौन कौन? ढालभूम और घाटशिला। याद रहेगा ना? झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो अभी वर्तमान 264 प्रखंड है दोस्त। कितना? 264 प्रखंड हैं। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264 है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 264 है। झारखंड के गांव, अब गांव से क्वेश्चन आ जाओ लगभग कितने गांव है झारखंड में? तो 32,615 गांव है। कितने गांव है? 32,615। झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है? 32,615। याद रहेगा? गांव कितनी है? 32,615। सब रिपीट क्वेश्चन है। ओके। जनगणना के अनुसार से झारखंड की आबादी कितनी है? 3,29,88,134 है। तो अब 2011 के सेंसस के अनुसार से अब लगता है जिस प्रकार से बाहर के लोग आए हैं झारखंड में और झारखंड की जो वृद्धि हुई है पॉपुलेशन का, उस 4 करोड़ तो सीमा छू ही लिया होगा। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्त? तो लोहरदग्गा है। कौन सा? लोहरदग्गा है। सबसे अधिकतम रांची है। ग्रामीण आबादी झारखंड में कितनी है? 2,50,00,000। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा। झारखंड की जो शहरी रेट है वो 24% लोग केवल शहर में रहते हैं झारखंड के, बाकी सभी गांव में रहते हैं। ओके। झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो रांची का दोस्त। झारखंड की किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है मेरे भाई? सॉरी, तो ये धनबाद की जनसंख्या सबसे अधिक है। किसकी? आबादी के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? धनबाद है। इसके बाद जमशेदपुर, रांची और बोकारो का स्थान आता है। तो याद रखना आप, सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार से धनबाद है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर धनबाद है। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सी है दोस्त? तो धनबाद ही है। ओके। जनघनत्व कितनी झारखंड की? पॉपुलेशन डेंसिटी 414 है। 414 है। और सिमडेगा कितनी सबसे कम? 159 है। तो झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 414 है मेरे दोस्त। लिंगानुपात देख लो आप, लिंगानुपात कितनी है झारखंड की? 949 है। सबसे कम कहाँ है झारखंड में? 909 धनबाद का है। ओके, सबसे कम धनबाद में 909। सबसे अधिक झारखंड में कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। कितना? 1005। यहाँ पर लड़कियाँ 1005 है 1000 लड़कों पर। ओके, तो वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का परसेंटेज कितना है? तो साक्षरता दर कितना है? 66.4% है। ओके। झारखंड की लिटरेसी रेट कितनी है? 66.4% है दोस्त। ओके, याद रहेगा। अब हम लोग प्रवेश करते हैं झारखंड का इतिहास में। कहाँ दोस्त? झारखंड का इतिहास में। अब हम लोग देखते चलेंगे झारखंड का इतिहास। ओके माय डियर, यस। नेक्स्ट देखो, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित था दोस्त? किक्कट प्रदेश वो था सिमडेगा में। कहाँ? सिमडेगा में। महाभारत काल में ऋग्वेद के अनुसार से किक्कट प्रदेश झारखंड के सिमडेगा में स्थित था। महाभारत में झारखंड का किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरिक। क्या? पुंडरिक नाम से जाना जाता था। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? कुक्कुट। क्या दोस्त? कुक्कुट नाम से संबोधित किया है। कुक्कुट 2017 में SI में पूछा गया था। देखो कुछ फैक्ट।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट प्रदेश कहा गया है। टॉलमी द्वारा इसे मंडल कहा गया है, मुंडल। ओके, टॉलमी क्या बोलता है? मुंडल। फाहियान क्या बोलता है? कुक्कुट लाड। और हेनसांग क्या बोलता है? किलो नासु फलाना। क्या बोलता है दोस्त? किलो नासु फलाना या कर्ण सुवर्ण। ये हेनसांग चीनी यात्री थे। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल क्यों कहा जाता है? बताओ आप। नरीखंड के कारण, मान वर्जिका के कारण, करतासीना के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त, संथाल परगना को नरीखंड के कारण कहा जाता है। नरीखंड के कारण कहा जाता है, याद रहेगा। नरीखंड के कारण कहा जाता है संथाल परगना को। नेक्स्ट, बस वीडियो में लगातार बने रहो कंसंट्रेशन के साथ, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको लगे और फास्ट करना चाहिए तो 1.5 पर कर लो वीडियो को। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? कुकरा। क्या दोस्त? कुकरा। देखो, मुगल काल में झारखंड को कहा गया कुकरा या खोखरा। तुजू के जहांगीरी में कहा गया खोखरा। ओके, अकबरनामा में कहा गया कोकरा। तो मुगल काल में कुकरा, अकबरनामा में कोकरा, और तुजुक जहांगीरी में खोखरा। और आईने अकबरी में, अकबरनामा में कोकरा और आईने अकबरी में खंकारा। क्या? खंकारा। फैक्चुअल है, 2 बार सुनना ही पड़ेगा आपको, पढ़ना ही पड़ेगा। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? कुकरा। मुगल काल के दौरान झारखंड को कहा गया मेरे दोस्त कुकरा। दालमी एक पुरातात्विक स्थल है। निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है दालमी? ये स्वर्ण रेखा पर स्थित है मेरे दोस्त। झारखंड जिला के बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था ये, जहाँ दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुद्धपुर कसाई नदी के तट पर स्थित है ये। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। देखो, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया गया? ये इसको गांव कहाँ? हजारीबाग में, याद रहेगा। तो विशेष ज़्यादा फैक्ट आपको देखना नहीं है, बस जो काम का वही देखना है। शुरुआती पत्थर की उम्र तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। कहाँ से जो दोस्त? इसका नाम है करबाड़ी बरगुदा। वहाँ से तांबे के बर्तन और उपकरण पाए गए हैं, करबाड़ी बरगुदा से। झारखंड के इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है और यह मनुष्य के इस इलाके में रहने के प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के करबाड़ी और बरगुदा से शुरुआती पत्थर के उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण मिले हैं। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन सा इलाकों में स्थित नहीं है? तो सरीदकेल है यहाँ पर, खुट्टी टोला है यहाँ पर, कुंजला है यहाँ पर, लेकिन इचाकगढ़ जो है ना, सरायकेला खरसावाला, वहाँ पर नहीं पाया गया है। तो याद रहेगा, तो इचाकगढ़ में असुर सभ्यता का स्मारक नहीं पाए गए हैं दोस्त। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के लिए अवशेषों को दावा करता है? वो इटखोरी है। इटखोरी में जब खुदाई हुआ तो पता चला कि यहाँ पर बौद्ध के अवशेष मिल रहे हैं लगातार। नेक्स्ट, शहीद चंदन पहाड़ी अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित किस जिलों में स्थित है? शहीद पहाड़ी, चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है दोस्त? देखो, चंदन शहीद पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। अब ये बढ़ चुका है तो सासाराम में स्थित है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बनाया था। निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट संबंधित नहीं है? तो ताम्रपाषाण बोले तो जहाँ तांबा का अवशेष मिला है, कहरबाड़ी है, बदम है, रामगढ़ है, कुनार नहीं है। तो कहरबाड़ी, बदम जो है एवं रामगढ़ झारखंड के ताम्रपाषाण साइट में स्थित, जबकि कुनार दोस्त नहीं है। ओके, याद रहेगा। देखो, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित में से किसमें स्थित हैं?
तो इसका आंसर क्या है, अर्जी मुकिमपुर संथाल परगना में स्थित है। अर्जी मुकिमपुर संथाल परगना में यहाँ स्थित। यहाँ कोशिकाओं और मार्ग के साथ बिरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है, तो अर्जी मुकिमपुर संथाल परगना। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाया गया है, रोमन सिक्के पाया गया है। तो सिंहभूम में क्या पाया गया दोस्त, खुदाई के दौरान रोमन सिक्के पाया गया है। इसको जबकि इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से पाए गए हैं, रोमन सिक्के सिंहभूम से, और इंडो सिथियन सिक्के वो चाईबासा से पाया गया है दोस्त। ओके, तो सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कनिष्क काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कनिष्क काल के सिक्के ये रांची से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क सम्राट के सिक्के जो है रांची से प्राप्त हुए हैं। इसको गांव कहाँ है, हजारीबाग में दोस्त। ये चट्टानों पर कोहबर कला जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है उकेरा गया है। यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं, भूल भुलैया जैसी आकृति है। झारखंड की इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो मेजोलिथिक पूरा पाषाण काल से माना जाता है। सोच लो आप, झारखंड का इतिहास कितना पुराना है, मानव सभ्यता कितनी पहले बस गई थी झारखंड में। वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने राज्य की स्थापना की थी। तो विक्रम सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी, तो सरायकेला, याद रहेगा, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया, तो विक्रम सिंह ने किया। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत और आखिरी शासक कौन था, जो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था एच राजा, याद रहेगा, राजा से आदित्य प्रताप सिंह देव। आदित्य प्रताप सिंह देव आखिरी राजा थे सरायकेला का। प्रथम नागवंशी राजा कौन था, सब जानते हैं, नागवंश के नींव डाले ही थे फनी मुकुट राय। 64 AD में, 64वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना हुई थी। सुत्यांबे इसकी प्रथम राजधानी थी। इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था भगवान सूर्यदेव का। ओके, और बनारस आए थे। भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान ये नियुक्त किए थे। भवराय श्रीवास्तव का पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ इनके समय में। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्नगढ़ नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, दोईसा में। कहाँ दोस्त, दोईसा में, दोईसा में निर्माण करवाया था। ओके, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ कब, जब दोईसा के युद्ध में वो पराजित हो गए, तब ये दोईसा में युद्ध पराजित हुए, तब ये नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ, याद रहेगा। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्यांबे से चुटिया ले गया था, उसका नाम क्या था, प्रताप राय। ओके, तो सारे को देखते हैं अभी। फनी मुकुट राय के समय में सुत्यांबे राजधानी थी, और प्रताप राय के समय में चुटिया चला गया, और जब भीमकर्ण आया तो खोखरा चला गया, दुर्जन साल आया तो दोईसा, एनी शाह आया तो सतरंजी, यदुनाथ शाह आया तो पालकोट, और जगन्नाथ शाहदेव आया तो पालकोट भैरव, और उदयनाथ शाहदेव आया तो रातूगढ़। याद नहीं रहेगा, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, फिर इसे 2 बार रट्टा लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, उसका नाम क्या था, मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह जो थे रामगढ़ के राजा थे, उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक विरोध करते रह गए। ओके, मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेजी समर्थक तेज सिंह को रामगढ़ राज्य का राजा घोषित कर दिया गया अंग्रेजों ने। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी, तो रामगढ़ ही थी। इचाक, पद्मा, हजारीबाग नहीं थी, रामगढ़ ही थी। ओके, अब देख लो राजधानी और राज्य और राजधानी। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, कहाँ थी, देख लो रामगढ़ में कौन कौन से राजा का क्या क्या राजधानी था। तो बागदेव का क्या था, सिसिया उर्दा बागदेव का था, और हेमंत सिंह का कहाँ था, बादम, दलेल सिंह का रामगढ़, तेज सिंह का इचाक, पद्मा में किसका था, ब्रह्मदेव नारायण का। एक बार फिर से देखते हैं, बागदेव का सिसिया उर्दा, हेमंत का बादम, और दलील सिंह का रामगढ़, तेज सिंह का इचाक, और ब्रह्मदेव नारायण का पद्मा। ब्रह्मदेव नारायण का कहाँ दोस्त, पद्मा में स्थित है। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित की
वाना, हरित की वाना, ओके, हरित की वाना के नाम से जाना गया है। बताओ कौन सा क्षेत्र है इसे हरित की वाना? इसे देवघर को कहा गया है। देवघर एक हिंदी शब्द है। देवघर का शाब्दिक अर्थ था भगवानों और देवी देवताओं का स्थान। देवघर को बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। इसे देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित किवाना यानी कि केतकी वन के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मनोकामना लिंग यहीं पर स्थित है। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में गिद्धौर के राजा पूरनमल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्त? पूरनमल के द्वारा। ओके। प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है? तो वो स्थान है सिमडेगा। ये राजा कटिंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। कौन? यह है सिमडेगा, याद रहेगा, सिमडेगा। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पासरनाथ किस जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किए थे? तो सब जानते हैं ये गिरिडीह में है पारसनाथ, जिसको सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है। मुंडारी शब्दों में इसका क्या अर्थ है? लोरे ए यदगा मतलब, लोरे ए यदगा का मतलब होता है आंसुओं का नदी। क्या दोस्त? आंसुओं की नदी, याद रहेगा ना। हाँ। 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन का? महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत फेमस रहे, जैन धर्म के कारण वो। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो 20वें और 23वें, याद रहेगा, 20वें और 23वें ने महासमाधि ली थी। अब झारखंड के मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं हम लोग। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। किस पर कब्जा किया? सिराजुद्दौला ने राजमहल के क्षेत्र पर कब्जा किया था पलासी की लड़ाई के बाद, याद रहेगा। इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो ढाका। मुगल सेनापति इस्लाम खान का सूबेदार थे। उसने 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया था। इसका नाम जहांगीर नगर रखा गया था। क्या रखा गया था? जहांगीर नगर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? बताइए कौन सी सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो दोस्त पलामू, रांची, डाल्टनगंज और राजमहल। तो सुल्तान शुजा की राजधानी राजमहल थी। कहाँ थी? राजमहल थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि शासक था। कहाँ का मगर खान शासक था? वह चास। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो चास के शासक थे, चास। देखो, दुर्जनशाल सम्राट जो था, सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया? तो जहांगीर, सब जानते हैं। तुजू के जहांगीरी में छोटा नागपुर के क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। और इस आत्मकथा में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन मिलता है। इसमें हीरे के कारण जहांगीर इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरा यानी झारखंड का शासक दुर्जनशाल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा उसे कोकरा पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खान ने कोकरा पर विजय प्राप्त की, हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुर्जनशाल को गिरफ्तार कर लिया और 12 वर्षों के ग्वालियर के किले में बंद कर दिया उसे। 1627 ईस्वी में जहांगीर ने दरबार में एक हीरे के असलियत को लेकर के उसे बुलाया गया था। असली हीरो की पहचान करने हेतु दुर्जनशाल को शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जनशाल को असली हीरो की पहचान कर लेने के पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की पदवी दी, उपाधि प्रदान करते उसे मुक्त कर दिया, उसे उसके राज्य को वापस कर दिया। और इसके बदले दुर्जनशाल ने मुगल शासक जहांगीर को बोला कि भैया हम 6000 रुपया हर साल पहुँचा देंगे आपको, ठीक है, हमको तंग मत कीजिएगा।
1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर किले में बंद कर दिया था? तो सब जानता है, दुर्जनशाल को। ओके, दुर्जनशाल। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर कितना देना स्वीकार किया था? 6000। बोला था कि भैया हम 6000 दे पाएंगे। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य के थे वो जयसिंह उड़ीसा के थे वो, और उड़ीसा के थे वो। 13वीं शताब्दी में एकमात्र ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख है। ओके, उड़ीसा के राजा जय सिंह को किस शताब्दी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया है? तो 13वीं शताब्दी में जय सिंह को 13वीं शताब्दी में झारखंड का शासक बन गया वो। किंवदंती के अनुसार, ठीक है, एक मान्यता के अनुसार से 13वीं सदी में राजा जय सिंह ने झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष अपनी आक्रमण और संधि की थी? बताइए। ये 1641-42 में आक्रमण किया और संधि कर लिया। कब? 1641-42 में शाइस्ता खान ने। ओके, बस वीडियो में बने रहिए दोस्त। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधु शाह पर आक्रमण कर उसे हराया तथा मुगलों को अधीनस्थ बनाया? उसका नाम है शाहबाज खान कम्बू। क्या नाम है दोस्त? बिहार और बंगाल के विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खान को छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। 1590 से 92 में अकबर के सेनापति मान सिंह के ओडिशा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र को मुगलों के साथ अकबर के समय में ही हुआ। ओके, संपर्क अकबर के समय में ही हुआ। उसके समय पोरहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह और नरपत सिंह, प्रथम कामेश्वर सिंह और रजत सिंह थे। ओके दोस्त, नेक्स्ट आधुनिक इतिहास में आ जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक समय लग गए? तो 8 लग गए दोस्त। कितने समय लगे? कितने दशकों का समय लगा? 8 दशकों का समय लगा। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ से हुआ? सिंहभूम से हुआ था। रास्ते 1767 में हुआ था, 1767 में हुआ था। पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के धालभूम के क्षेत्र में धाल शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासकों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 8 दशकों का समय लग गया। झारखंड में महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से गलत मिलान कीजिए। देखो, बीरभूम में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ, सही है। भूकन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ, सही है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह हुआ, सही है। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ, ये नहीं है। संथाल विद्रोह का सभी जानते हैं दोस्त। सिद्धो कानू बहुत ही फेमस हैं वो। सिद्धो कानू, चांद भैरव और 2 बहन फूलो झानू शामिल थे। तो ये लिस्ट यह रही आपके सामने। देखो, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा था, कौन लड़ा था? बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू और कान्हा मुर्मू, सभी लड़े थे। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए निर्मित किया गया था? हिल असेंबली प्लान, तो याद रखना, हिल असेंबली प्लान बनाया था क्लीवलैंड, जिसको मार गिराया कौन? तिलका जी ने तिलक कर दिए मारकर। क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान लेकर आए थे वो। उन्होंने पहाड़ी की पूरी श्रृंखला को पहाड़ी विधानसभा के एक समान प्रशासन का तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों की अधीनता रखा था उसने। ओके,
जिन्हें सरदार कहा जाता था। सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती थी और उनके पास व्यापक शक्तियां थी, जिनमें मृत्यु दंड देना तथा उसे रद्द करना शामिल था। सरदारों को अपने नियंत्रण के लिए गांवों को सभी अपराध और कानून व्यवस्था को समस्याओं को सूचना अधिकारियों को देने का काम सौंपा गया था। ओके, दामिन इको की स्थापना कब हुई? दामिन इको की स्थापना 1824 में हुई, राजमहल के क्षेत्र में। भागलपुर उस समय उसका हिस्सा था। संथाल समुदाय, संथाल परगना समझ ही रहे हो ना? हाँ। निम्नलिखित में से गलत मिलान कीजिए। देखो इसमें से कौन कौन सा गलत है मेरे भाई, तो आपको देखना होगा कि इसमें से कौन सा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 1873-74 में खरवार, बिल्कुल सही। बीरभूम का जो भूमि विद्रोह हुआ था 1832-33 में हुआ, बिल्कुल सही। और सी देखो 1822-23 में मानभूम का विद्रोह, गलत है। जबकि सिद्धो कानू का संथाल विद्रोह 1855 से 60 तक चला है, समझे? तो भूमि विद्रोह जो हुआ धालभूम और बड़ा भूम में, वो 1769 में हुआ। कब हुआ दोस्त? 1769 में हुआ। सबसे पहले सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया गया था, जिसे हर जाति का समर्थन प्राप्त था। इसमें सेनापति कौन था? जीरपालाया। कौन? जीरपालाया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? बताओ। 1875 में कोई विद्रोह नहीं फूटा था दोस्त झारखंड में। 18 विद्रोह 1855-56, बिरसा विद्रोह 1895 से 90 तक चला, 1900 तक। 1895 से 1900 तक चला। और दिल का मांझी विद्रोह 1784-85 में हुआ। नेक्स्ट, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई? छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई? तो छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति 1858-59 में हुई। याद रहेगा, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब? 1858-59 में। देखो धाल विद्रोह की शुरुआत कब से कब तक हुआ? 1767 में हुआ। 1767 में हुआ था, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। ओके, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व। चुवाड़ विद्रोह जो हुआ, झारखंड का पहला चुवाड़ विद्रोह कब हुआ? तो 1769 में हुआ। याद रहेगा, 1769 में। चुवाड़ विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी, अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर हुआ था। चुवाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह, ये लोग थे जो कि चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग किया था? तो उसका नाम था महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने। ओके, यस। तो सारे फैक्ट को देखते चलो। तमाड़ विद्रोह, देखो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी विद्रोह क्या था? तो तमाड़ विद्रोह था, सबसे लंबा, सबसे खूनी विद्रोह। यह मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के कारण तमाड़ क्षेत्र में ये शुरू हुआ था और 1782 से लेकर 1821 तक चला। यह 6 चरणों में चला। 1782 से लेकर 1821 तक चला। 1795 में मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में चला दोस्त। ओके, नेक्स्ट देखो तिलका विद्रोह। तिलका जी क्लीवलैंड को मार गिराए। कहाँ पर गिराए दोस्त? भागलपुर में गिराए। भागलपुर के एरिया राजमहल का क्षेत्र था उस समय। तो आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया तिलका मांझी ने और ब्रिटिश सेना को प्रमुख घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया? तो भागलपुर था। भागलपुर में अंग्रेजों ने उनको लटका दिया। ओके, तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में सखो पत्ता घुमाकर विद्रोह का संचालन किए थे। संदेश भेज दिए थे लोगों को साल के पत्ता पर लिख लेके कि सबको एकजुट हो जाना है। किसके नेतृत्व में 1780-1785 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तो तिलका मांझी थे। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखे जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार द्वारा
सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी था। इनको आदि विद्रोही कहा जाता है, सबसे पहले विद्रोह किए थे ये। देखो अंग्रेजों, नेक्स्ट असेसमेंट वाला क्वेश्चन देखो। अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी का प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे, बिल्कुल थे। नेक्स्ट, उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी। 9 फांसी पर लटकाया गया था, ये गलत है। तत्कालिक शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया जहां तिलका जी का फांसी दिया गया था, उसका नाम क्या है? बाबा चौक, बिल्कुल सही है। 1 और 3। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा कब पकड़ लिया गया? 1785 में पकड़ लिया गया, फांसी दे दिया गया। ओके, तो बरगद के पेड़ से उनको फांसी दिया गया था, याद रखिए। 1785 में फांसी दिया गया था। तिलका जी को फांसी दी 1785 में, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो वही थे हमारे तिलका जी। तिलका जी ही हमारे सबसे पहले आदि विद्रोही थे, उन्होंने हथियार उठाया। पहला जनजातीय नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया, तो तिलका जी, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। संथाल जनजातीय क्षेत्र में एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जमींदार और ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, पुर्तगाली, मुगल, मराठा नहीं, किसके खिलाफ? तो जमींदार और ब्रिटिश के खिलाफ तिलका जी ने विद्रोह किया। छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध समझ रहे हो ना, छुप छुप के मारना। ओके, हाँ, हो विद्रोह में आ जाओ, हो विद्रोह। तो 1820-21 में मेजर रफसेज द्वारा हो जनजातीय लोगों ने नदी के किनारे आक्रमण किया था, उसका नाम क्या था? रोरो। ये सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है रोरो नदी। इसमें मेजर रफसेज की सेना विजय हुई थी। और 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया। तो रफसेज और विल्किंसन ने इस हो विद्रोह को दबा दिया। 1820-21 में रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया दोस्त? तो हो विद्रोह दबा दिया गया। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा है? हो विद्रोह को लड़का कोल किसने कहा है? तो इसका नाम क्या था? SR टिकेल। क्या था दोस्त? SR टिकेल। कोल अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में के विद्रोह में से किस जाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो हो और मुंडा दोनों का शामिल था। 1831 में जो विद्रोह हुआ इसमें हो भी शामिल थे और मुंडा भी शामिल थे। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा छोटानागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? तो हो और मुंडा, जो 1831 में जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो उसमें हो और मुंडा दोनों शामिल थे। तो फिर वही क्वेश्चन है, 1831-32 में कोल विद्रोह की शुरुआत किसने किया था दोस्त? तो बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह की शुरुआत बुद्धू भगत ने किया था। 1831-32 में शुरू में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। इसमें मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि सभी ने भाग लिया था, याद रहेगा। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो देखो, बुद्धू भगत 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड अंतर्गत कोयल नदी के तट पर स्थित सिलगाई गांव के रहने वाले थे। कहाँ से थे? सिलगाई गांव। और उरांव किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो उरांव जनजाति से संबंधित थे ये बुद्धू भगत। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उरांव बोले तो उरांव विद्रोह हमारे बुद्धू भगत। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो इसका नाम था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के पश्चात एक दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ, उसका नाम था कोल विद्रोह। भूमिज विद्रोह देख लो, गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था भूमिज विद्रोह। गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ भूमिज विद्रोह कब? 1831 से 33 के दौरान। गंगा नारायण के नेतृत्व भूमिज विद्रोह जो हुआ वो बीरभूम के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ दोस्त? बीरभूम के क्षेत्र में हुआ था। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण थे दोस्त। और कब हुआ? 26 अप्रैल 1832 को हुआ। 1798 में बीरभूम बांकुरा में हुआ था। कौन सा विद्रोह? बीरभूम के नाम से ही समझ लो, भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह। देखो, दोनों भाई थे जिन्होंने वर्ष 1855 में
संथाल विद्रोह किया था किसने? सिद्धू कानू ने। सिद्धू कानू ने। तो छोटा सा फैक्ट देख लो, संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 में सिद्धू कानू ने किया था। इसके दो भाई थे, चांद भैरव थे। इनके दो बहन थी, कौन? फूलो और झानो थे। इनका भी सहयोग था इसमें। संथालों द्वारा विद्रोह उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के शोषण के कारण ये विद्रोह फूटा था। 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में ये उठा था? तो सिद्धू कानू, सब जानते हैं। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रमुख भाई कौन थे? सिद्धू कानू थे दोस्त। सिद्धू कानू, जिसे सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू बोलते हैं। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह से संबंधित है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। संथाल विद्रोह शुरुआत 1855 में हुआ। सिद्धू कानू 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा? संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू। सिद्धू कानू किस विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह से संबंधित है दोस्त। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह 1855। संथाल विद्रोह 1855। ओके, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू 1855। दो भाई सिद्धू कानू चांद भैरव, दो बहन फूलो झानू थे। ठीक है। इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट रीड। तो तीन लोग थे, अलेक्जेंडर, थॉमसन और रीड। तीनों ने इस विद्रोह को दबा दिए। सिद्धू कानू, चांद भैरव, सब के सब मारे गए। सरदारी विद्रोह। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ। क्यों हुआ सरदारी विद्रोह? ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव के आर्थिक असमानता कारण 9 बेगारी बलात् श्रम बढ़ गए थे। कृषक असंतोष बढ़ गया था। बिल्कुल सही। बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि कर दिए गए। जो जमींदार लोग थे वो अधिक शोषण करने लगे, तभी सरदारी विद्रोह भड़का। ठीक है। और 1831-32 में कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने चले गए थे, और जब वापस आए तो उनका ज़मीन दूसरे लोग हड़प लिए गए थे। इनके कारण से वो इस विद्रोह को जन्म दिए, सरदारी विद्रोह। ओके माय डियर। सपहोड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सपहोड़ विद्रोह। सपहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये संथालों से संबंधित है। तो सपहोड़ आंदोलन संथाल, सपहोड़ बोले तो संथाल। तो सपहोड़ आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से था, याद रहेगा। वो सिंगबोंगा के प्रति समर्पित होते हैं संथाल, और इनका जो नेतृत्व करता था कौन था? लाल हेम्ब्रम। दूसरा नाम लाल बाबा। तो लाल बाबा बोले तो सपहोड़ आंदोलन, याद रहेगा। लाल बाबा, सपहोड़ आंदोलन। 1874 में खरवार आंदोलन जो था वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ओके। भागीरथ मांझी ने स्वयं को क्या बोला? बौंसी का राजा घोषित किया। खरवार आंदोलन देख रहे हो आप? हाँ, खरवार कितने बार खरवार पूछ दिया। 1874 में जो खरवार हुआ वो बहुत बार पूछ दिया। इनमें से कौन सा खरवार विद्रोह के नेता थे? तो बस भागीरथ मांझी थे। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी थे। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी थे। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ। बौंसी का गांव का राजा घोषित कर दिया। झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ? तो वही 1874 में हुआ दोस्त। ठीक है। 8 से 9 बार रिपीटेड है। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी, खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी। बिरसा मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह। किस विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान। उलगुलान का मतलब ही होता है महान हलचल, विद्रोह। बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह। उलगुलान का क्या मतलब है? विद्रोह। इसलिए झारखंड में कुछ लोग कहते हैं बदमाशी मत करो वरना उलगुलान कर देंगे। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह कब हुआ? 1895 में हुआ दोस्त। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कारण इसमें सम्मिलित थे। क्यों? राजनीतिक बोले तो सभी शासन सत्ता अंग्रेज हड़प रहे थे। धार्मिक कारण ईसाईकरण हो रहा था, आर्थिक शोषण हो रहा था उनका। इसी कारण से धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी कारण मौजूद थे। मुंडा बगावत किस प्रकार का एक बगावत था? वह सामाजिक सुधार आंदोलन था। ठीक है। समाज में गड़बड़ फैल गई थी इसी कारण। तो याद रखना, सामाजिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी करने के लिए
ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की थी, अनलिमिटेड गोलाबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टाप्ट बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी को असल नाम क्या है? उसका नाम क्या है दोस्त? ये हुआ डोम्बारी बुरू। कौन सा? डोम्बारी बुरू। बहुत गोलीबारी चला डोम्बारी बुरू से, लेकिन बिरसा जी हारने वाले नहीं थे। बिरसा जी महान ताकतवर आदमी थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? उसका नाम क्या? डोम्बारी बुरू। डोम्बारी बुरू में भी अंग्रेजों ने खूब गोले बरसाए। जनजातियों ने जीना मुश्किल कर दिया अंग्रेजों को झारखंड में। ठीक है, जनजाति जब अपने ऊपर आते हैं तो अच्छे अच्छे विद्रोह को भी हिला जाते हैं। डोम्बारी बुरू बिरसा मुंडा संबंधित है, उलगुलान से संबंधित है। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? ये धरती आबा या उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा के जो ग्रेट टुमल्ट थे ना, विद्रोह, उसे धरती आबा का उलगुलान कहा जाता है, याद रहेगा। झारखंड में 9 जून को मनाया जाता है क्या? बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जून को, क्योंकि 9 जून को ही बिरसा जी का मृत्यु हो गया था। हैजा से मृत्यु हो गया था बिरसा जी का, जेल में बंद कर दिया गया था उनको। बिरसा मुंडा की क्रांति चली 1875 से लेके, बिरसा मुंडा का वर्ष रहा कब? 1875 से 1900 तक। बहुत कम समय तक जीवित रहे बिरसा जी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ ही दिन जीवित रहो लेकिन शेर की तरह रहो। ठीक है, भगत सिंह को देखो, कुछ ही दिन जीवित रहे, 23 साल, और इतिहास के पटल पर इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उनका नाम लेता रहता है। उसी प्रकार बिरसा जी हमारे, कम दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो, अच्छे कर्म करके जियो। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है? वो बिरसा मुंडा सिद्ध थे। वो कितने कॉन्फिडेंस थे उनमें, बताओ। वो कह रहे हैं अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू, अब मुंडा राज शुरू हो गया है, रानी का राज गया विक्टोरिया का। गांठ बांध लो। तभी तो उनके फॉलोवर मुंडा जी कहने पर भीड़ के भीड़ गोली खाने को तैयार हो गए। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? उनका नाम था बिरसा जी। बिरसा जी बोले कि अद्वैतवाद, एक ही ईश्वर विश्वास करो। धरती आबा कहा गया। उन्होंने मांस खाना, दारू पीना सब पर बैन कर दिए बिरसा जी ने। ठीक है, ईश्वर का नाम जप करो, पूरा मन में ताकत भर के चलो, कोई तुम्हें छुए तो छोड़ना मत और तुम किसी को छूना मत पहले। यही बिरसा जी का संदेश था। बोले मुंडा राज शुरू हो गया है। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिरसाइत से नाम से ही क्लियर है, बिरसा जी के द्वारा शुरू किया गया दोस्त, याद रहेगा ना। 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। क्यों? बिरसा जी का जन्म हुआ था। कौन सा विद्रोह 1895 में फूटा था? बिरसा विद्रोह फूटा था दोस्त। चक्रधरपुर के जमकोई जंगल सोते हुए पकड़ लिया गया था बिरसा जी को। जहाँ सो रहे थे ना, वो जंगल का नाम क्या था? चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल, जहाँ से बिरसा जी को पकड़ लिया गया। ठीक है, हाँ। तो दोस्त उलगुलान विद्रोह बिरसा जी ने किया था। सब रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर, तो आंखें खोल के रखो और दिमाग के ढक्कन खोल के रखो। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह शुरू किया था? किसने किया था दोस्त? बिरसा जी ने किया था ब्रिटिश के खिलाफ। उलगुलान विद्रोह बिरसा जी ने किया था। उलगुलान विद्रोह बिरसा जी ने किया था, मुंडा थे वो। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्यर अधिकार, इसमें मुंडा विद्रोह पर आधारित है। जो महाश्वेता देवी का जो ऐतिहासिक कथा है ना, अरण्यर अधिकार, वो मुंडा विद्रोह पर आधारित है। तो निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, स्टेटमेंट के रूप में देखिए कौन सा कथन सही है। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े हुए थे। बिल्कुल अपने लोगों के साथ जुड़े हुए थे, एक तरह का नेता बन गए थे लोगों का। हजारीबाग क्षेत्र में जेल में उन्हें कैद कर लिया गया था। नो दोस्त, ये गलत बात है। उन्हें पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजा गया था, जहां पर वे 30 नवंबर 1897 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का अवसर पर उन्हें रिहा कर दिया गया और अंतिम में 9 जून 1900 को रांची में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, दूसरी बार में। ओके, याद रहेगा। तो 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से रिहा क्यों कर दिया गया था?
क्योंकि उसमें विक्टोरिया जयंती मनाया जा रहा था। और कारण दे देगा, बीमार थे, ईसाईकरण उनका सपोर्ट कर रहा था, नहीं, क्योंकि विक्टोरिया की हीरक जयंती था। ये 7th JPSC 2022 में पूछ चुका है मेरे भाई मेंस में। ताना भगत आंदोलन जो था किसके नेतृत्व में चला? वो जतरा भगत के नेतृत्व में चला। ये बिल्कुल अहिंसक आंदोलन गांधीवादी पैटर्न पर आधारित था। कुरुक धर्म अपनाया था इन्होंने, उरांव थे वो टाना भगत। तो जतरा भगत माया और देविया 1913-14 में हुआ था ये। किसने किया था? टाना भगत के नेतृत्व में हुआ था दोस्त। 1920 में 20 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधीवादी के तरीके से हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन हुआ था। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहना चाहिए। 1914 में टाना भगत आंदोलन हुआ। टाना भगत जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ दोस्त। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा आंदोलन शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता है? उरांव का धर्म है ये। वही टाना भगत आंदोलन है जिसे कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता है। 1914 में टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। टाना भगत 1914 में शुरू हुआ। टाना भगत 1914, टाना भगत 1914। 1913-14 के दौरान टाना भगत जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। वही टाना भगत जतरा भगत 1914। याद रहेगा, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड के इतिहास में आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थकों उनका आह्वान करते थे। तो जर्मन बाबा के गीत गाते थे कौन? टाना आंदोलन में। टाना आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने किया दोस्त। टाना भगत जतरा भगत के नेतृत्व में, जतरा भगत जतरा उरांव वही है के नेतृत्व में हुआ। ओके, टाना भगत उरांव थे वो टाना भगत। रांची जिले का टाना भगत रैयत कृषि भूमि के मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 1948 में। याद रखना, रांची जिले के टाना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 1948 में हुआ माय डियर दोस्त। तो वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए टाना भगत आंदोलन था दोस्त। याद रहेगा। रांची जिले में किस साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित हुआ? तो 1948 में हुआ। रांची में टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित हुआ। जो लोग इधर उधर हो चुके हैं, जिनको दिक्कत है, उनको बसाया गया। अब आ जाओ 1857 में। 1857 में आ जाओ। 1857 की क्रांति झारखंड की भूमि से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी एक से क्रांतिकारी उभरे और इस आंदोलन का नेतृत्व किए। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों को एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए, क्या नाम था उनका? उनका नाम था शेख भिखारी। ये भिखारी नाम है लेकिन दिल से बहुत ताकतवर आदमी है ये। ओके, याद रहेगा शेख भिखारी। तो शेख भिखारी रांची जिले के और मांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम के रहने वाले थे। पूरा स्टेटमेंट दे देगा, फंसा देगा आपको। और मांझी प्रखंड के खुदिया गांव के रहने वाले थे ये। खुदिया, लोटवा, बोना, लोटवा, कूड़े, सांडी, भसूर, रोला, मूटा, हेंदे, बेली, चारू, बैठ, नगड़ू, ऊपर नगड़ू के जमींदार थे ये। शेख भिखारी खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। तो जो भिखारी जो थे ना, जो भिखारी जी, वो उमराव सिंह के दीवान थे। याद रहेगा। हाँ, तो भिखारी सिंह और टिकैत सिंह दोनों एक साथ याद रखना। भिखारी जी जहाँ रहेंगे वहाँ टिकैत जी से प्रश्न जरूर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है भाग लिया था? तो शहीद लाल भी भाग लिए थे और शेख भिखारी, विश्वनाथ सभी भाग लिए थे दोस्त, सभी भाग लिए थे। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो गंगा नारायण सिंह नहीं, ये तो बिल्कुल इतिहास के क्वेश्चन हो गया। मौज मान की भूकन सिंह, ये पहले की क्वेश्चन है दोस्त। 1857 में है शेख भिखारी। कौन? शेख भिखारी। देखो, रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह और पांडे गणपत राय। शेख भिखारी
हजारीबाग के जगत लाल सिंह सुरेंद्र शाही, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली पुरहाट, सिंहभूम के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के राजा चेरो, सरदार भवानी राय, पलामू में नीलांबर पीताम्बर सहित अन्य नेताओं ने भूमिका निभाई थी। ओके, देखो 1857 के विद्रोह के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो गंगा नारायण बिरसा जी नहीं, सब हटाओ, शेख भिखारी। क्या दोस्त, शेख भिखारी को चुट्टू पालू घाटी के नाकेबंदी की थी, ठीक है। और विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों द्वारा सहायता कर रहे सिख सेना के मेजर विष्णु सिंह को यह काम दिया गया था। अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मेजर विष्णु सिंह ने अपने पक्ष में कर लिया था इसे। तो देखो, इनको फांसी पर लटका दिया गया, किनको किनको, एक शेख भिखारी को और टिकैत उमराव सिंह को, दोनों को बरगद के पेड़ से लटका करके इनका जान मार दिया अंग्रेज़ों ने। तो भिखारी जी और टिकैत जी हमारे दोनों चले गए, ठीक है। हाँ, तो अंग्रेज़ जो थे ना, बहुत ही लीचड़ किस्म के व्यक्ति थे, ठीक है, और सबको मार रहे थे। नो ह्यूमैनिटी, ओनली किलिंग। तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ था, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संदर्भित है? गुमला, जामताड़ा, दुमका, हजारीबाग। तो हजारीबाग जो है ना, वो विद्रोह की धरती रहा शुरू से, रांची की तरह। वहाँ पर बहुत सारे नेताओं का एकजुटता रहा। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था दोस्त? रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो वो 1857 में शुरुआत हुई थी रोहिणी गांव से, लेकिन ज़बरदस्त स्तर पर भड़का हजारीबाग में। याद रहेगा, याद रहेगा माय डियर दोस्त। सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलो आप। जयमंगल पांडे के नेतृत्व में अंतर्गत 1857 की विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? तो डोरंडा में हुआ। जयमंगल पांडे बोले तो डोरंडा। सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह डोरंडा शुरू हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है। पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता जनजाति नीलांबर पीताम्बर के पलामू क्षेत्र में ये विद्रोह किए थे। ये चेरो, खरवार, भोक्ता को एकत्र कर एक दल का निर्माण किया गया था। नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में एक आम के पेड़ से फांसी दिया गया था। तो नीलांबर पीताम्बर को किसमें दिया गया था? आम के पेड़ से। और टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किसमें दिया गया था? बरगद के पेड़ से, चुट्टूपाली घाटी में। याद रखना आप। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था? अर्जुन सिंह थे। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका देखो। ढाका, मेमन सिंह, कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुप कर रहते थे? उसका नाम था जमशेदपुर में ये लोग छुप कर रहते थे। ओके। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत के पर्चे चिपकाए गए थे। तो बताओ, ये पर्चा किसने चिपकाया? इसका नाम था निर्मल चंद्र बनर्जी। क्या नाम था दोस्त? निर्मल चंद्र बनर्जी। याद रहेगा, निर्मल चंद्र बनर्जी। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां पर एक क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस के बरामद किया गया। इस केस का क्या नाम दिया गया? वासेपुर षड्यंत्र, रामगढ़ षड्यंत्र, हजारीबाग षड्यंत्र, देवगढ़ षड्यंत्र। क्या नाम दिया गया मेरे दोस्त? इसका नाम दिया गया देवगढ़ षड्यंत्र। तो देवघर वगैरह में 1857 क्रांति में बम पिस्तौल अधिक का निर्माण किया गया था। देवगढ़ षड्यंत्र केस वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारा गया था, वहीं से 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरिडीह के कौन से व्यक्ति को क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया जाता था? बताओ, ये इसका नाम है। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था?
इसका नाम था मनोरंजन गुहा। मनोरंजन जी जो थे ना, वो ताकत भर रहे थे अपने लोगों में। झारखंड के इलाकों में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसने था? इसका नाम था मोहम्मद हुसैन। याद रखोगे, मोहम्मद हुसैन। बहावी आंदोलन का नेतृत्व, बहावी आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था, वो नेतृत्व कर रहा था झारखंड में। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी दोस्त? उसका नाम था एस.एन. हल्दर। क्या नाम था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में एस.एन. हल्दर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1922 में। गया अधिवेशन कब हुआ? 1922 में। 53वां वार्षिक कांग्रेस का सत्र झारखंड में आयोजित किया गया था। कहाँ? रामगढ़ में। 1940 में किया गया था। अबुल कलाम इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे और सबसे कम उम्र के सबसे अधिक दिनों तक रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। इसका अनुमोदन आचार्य जेवी कृपलानी ने किया था। ओके। और जिसका मुख्य प्रस्तावक कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। प्रस्तावक शाहजानंद सरस्वती थे। एम.एन. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव यहीं डाली थी, एम.एन. राय ने। ठीक है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या था? उसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम रखा गया था प्रवेश द्वार। रामगढ़ रांची अधिवेशन कब हुआ? 1940 में हुआ। रिपीटेड। संथाल परगना किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट, सैलबाला राय। संथाल परगना नमक कानून का नेतृत्व किसने किया? तो सैलबाला राय ने किया। सैलबाला जो थी ना, बहुत ही मजबूत लेडी थी। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन चलाया गया? तो जामताड़ा में चलाया गया कौन? सत्य काली, काली माता को याद रखना। कहाँ पर? जामताड़ा। जम के लड़ाई की वो जामताड़ा में। कौन? सत्य काली। ठीक है। खून और आंसू नाम से पंपलेट छपाया गया वहाँ। नरसिंह राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाँ पर पंपलेट छपा। क्या? खून और आंसू। ये दोनों को मिला दे तो बन जाएगा अंगारा। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त और आंसू के विज्ञापन के नाम से माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? उसका नाम था नरसिंह राय। रक्त और आंसू, खून और आंसू। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? सभी जानते हैं, उसका नाम था अशरफी लाल। अशरफी खाते हैं ना, ठीक है। अशरफी मिलता है दुकान में, अशरफी सिक्का भी होता है, तो वैसे याद रखना, अशरफी लाल। 1942 में गोली चल गया इन पर, तो अशरफी लाल हो गए शहीद बेचारे। किस वर्ष आदिवासी नायक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ दोस्त? तो 1915 में प्रकाशन शुरू हुआ। तो एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर यह क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। कब? 1915 में। इसके संस्थापक कौन थे? पाल दयाल। पाल दयाल। याद रहेगा माय डियर। छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, देखो। ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव प्रमुख थे इसमें। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 बना था। आदिवासी नायक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 4 भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी, कुड़ुक में ये शुरू किया गया था। याद रहेगा। कौन सी विभूति 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज ठेबले उरांव। 2000 पिछला जीपीएससी में पूछता था ये। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में किया गया था। झारखंड जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया दोस्त? 1915 में। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए, अपनी शासन के लिए एक अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? बताओ। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा रखा गया कि भैया अलग झारखंड बनाओ, हम अलग हैं, हमारी कल्चर अलग है, ये बिहार के लोगों के साथ मुझे मत मिक्सअप करो। ठीक है। साइमन कमीशन से उस समय से लड़ाई शुरू हुई। सोचो, आज़ादी के लिए कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया? तो 1928 में। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक अलग राज्य के लिए निर्माण जो साइमन कमीशन से नारा लगाया गया था, तो दोस्त वही ठेबले उरांव। ठेबले उरांव किस संगठन के संस्थापक थे? ठेबले उरांव वो थे किसान सभा। कौन से दोस्त? किसान सभा। हाँ।
1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी महासभा थियोडोर सुरीन, नाम सुने आप, थियोडोर सुरीन याद रखना। फिर यही आदिवासी सभा 1950 में, आदिवासी महासभा 1950 में जयपाल सिंह मुंडा इसके चीफ बन गए। आदिवासी महासभा का स्थापना 1927 में थियोडोर सुरीन के द्वारा किया गया था और 1950 में इसके हेड कौन बने? जयपाल सिंह मुंडा। ओके माय डियर, तो जयपाल सिंह मुंडा इसके हेड बन गए। तो आप देखते चलो, थोड़े से और समय दो आप मुझे, आप सुनते चलो। ओके, 10 मिनट और समय दो। जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बन गए? तो 1950 में ये अध्यक्ष बन गए। 1939 में इनके अधिवेशन में जयपाल सिंह को आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखना कब अध्यक्ष बनाया गया? 1939 में। इनको मरांग गोमके की उपाधि दिया गया है। 1950 जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम इनमें से क्या है? तो आदिवासी महासभा है। जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा में सम्मेलन में आदिवासी महासभा के नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। तो आदिवासी महासभा बन गया झारखंड पार्टी और इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह थे दोस्त। 1952 का जो चुनाव हुआ तो ये आदिवासी महासभा जो था झारखंड पार्टी, वो 32 सीट जीत गया। चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। और नारा क्या लगाया? अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, हमारा झारखंड है डकैत, दिक्कुओं को जाना होगा यहाँ से। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा था कि झारखंड अबुआ? वही झारखंड पार्टी, दिक्कू सेनुआ। तो माय डियर दोस्त, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? आदिवासी महासभा था। 1950 में झारखंड पार्टी कर दिया गया। झारखंड पार्टी के पहले झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप कर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। उसका नाम क्या था? विनोदानंद झा थे। वो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। अब विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास मंत्री थे, किंतु 1 माह बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जयपाल सिंह समझ गए कि झोल झाल कर रहा है ये लोग, ठीक है, जिसलिए झारखंड को बनाना है, उसके लिए लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। 1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? उसका नाम था सुखदेव महतो। तो छोटानागपुर संयुक्त संघ सुखदेव महतो के नेतृत्व में बना था दोस्त। 1967 में 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? उसका नाम था ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। तो बागुन सुमरई बोले तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, याद रहेगा। आगे बट गया था, फिर से एक झारखंड पार्टी निर्मित हुआ था। देखो एनी होरो संबंधित थे किससे? झारखंड पार्टी से। क्यों? ये जो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी टूटा ना, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी टूटा, यहाँ से ऑल इंडिया अखिल भारतीय झारखंड पार्टी टूटा, फिर झारखंड पार्टी बन गया। तो एनी होरो इसके अध्यक्ष थे। ओके, शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की थी? 1970 में की थी। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसने किया था? अरुण कुमार राय, याद रहेगा, अरुण कुमार राय। झारखंड और लालखंड तथा अंग्रेजी में बिरसा से लेनिन और नई दलित क्रांति का प्रमुख थे इन्हें। अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा दिया था? तो नारा दिया था ए के राय ने दिया था। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई? झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई माय डियर? 1990 में हुई। कब हुई? झारखंड क्रांति दल की स्थापना 1990 में हुई। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद की स्थापना 1995 में हुई। रिपीटेड, झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद की स्थापना 9 अगस्त 1995। रिपीटेड, ओके। तो झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद की स्थापना 1995। रिपीटेड, स्वशासी परिषद 1995। रिपीटेड, स्वशासी परिषद 9 अगस्त 1995। रिपीटेड, झारखंड क्षेत्रीय स्वशासी परिषद 1995। रिपीटेड, फिर रिपीटेड।
देखो 1994 में JPP की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। जहां JPP निरूपित करता है, क्या करता है, तो झारखंड पीपुल्स पार्टी, क्या बोले तो झारखंड पीपुल्स पार्टी। 1994 में संपन्न अधिवेशन में रामदयाल मुंडा इसके अध्यक्ष थे, सूर्य सिंह बेसरा महासचिव थे। याद रहेगा माय डियर। देखो, भारत में झारखंड के राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किया गया था। उसका नाम कब था? बिहार पुनर्गठन अधिनियम। कब? 2000। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। किस वर्ष भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठित विधेयक पारित किया गया था? 2000 में पारित किया गया था। बिहार पुनर्गठन बिल को कब पारित किया गया? 2 अगस्त 2000 को। 2 अगस्त 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 2000 में हुआ। झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन थे। इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इस मंजूरी कब दी गई थी? 2000 को दी गई थी, अगस्त 2000 में। कब माय डियर? अगस्त 2000 में दिया गया था। अगस्त 2000 में दिया गया था। तो वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के समय दक्षिण बिहार से कितने जिले काट कर अलग किया गया था? तो 18 जिले काट कर अलग किया था, 18 जिले। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन हुआ था। उस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों को जन्मदिन था। किसका था? बिरसा जी का जन्म था, हमारे महान बिरसा जी का जन्म था। ठीक है, झारखंड 28वां राज्य बना था दोस्त, 28वां राज्य बना था। झारखंड राज्य गठन अधिनियम 2000 था। झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ। झारखंड कब अस्तित्व में आया? 2000 में आया। तो थैंक यू, आज की क्लास समाप्त हुआ माय डियर दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सीरीज देखकर मज़ा आया होगा। लगातार बने रहिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स।